इसमें फीलिंग ऑफ बहुत ऑर्फन फीलिंग होती है, जैसे कि एज इफ आई हैव बीन लेफ्ट अलोन। इसको कहीं अपने जैसा फील, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। इसको हाँ, नरिशिंग फीलिंग चाहिए होती है, एज इफ जैसे कि कोई इन्फेंट होता है, उसे अपनी मदर से चाहिए होती है, बट उसकी मदर प्रेजेंट है। ठीक है। हाँ, और अच्छी चीज़ है। सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत ज़रूर, अगर जिसने पढ़ा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और और कॉन्शियसली अपने फीलिंग्स ये रिप्रेस कर चुका होता है। काफ़ी हद तक इतना रिप्रेस कर चुका होता है कि इसको खुद ही को नहीं पता होता कि आई एम फीलिंग दैट। ये सब इसके ड्रीम्स में भी दिखता है कि मेरे को ड्रीम्स आ रहे हैं लोनली होने के, कि मैं स्टेशन पे अकेला हूँ, ऐसे ड्रीम्स। और मेरे सारे रिलेटिव्स जा चुके हैं, रिलेटिव्स जो कि मर चुके हैं, या मतलब जिनसे टच में नहीं है, ऐसे रिलेटिव्स। हम्म, और जो मतलब इसको अगर हम कंपेयर करें मैग्न्यूर से, तो मैग्न्यूर अगर चाहे तो उसको होम फाउंड हो सकता है, जरूरी नहीं अपने घर के अंदर, घर के बाहर भी। लेकिन मैक कार कितना भी ट्राई कर ले, उसको ये फीलिंग नहीं अचीव होती। कौन सी फीलिंग? होम मतलब जो जिस पे वो किसी पे डिपेंड हो सके, मतलब कि जैसे कि जिससे उसे नरिशमेंट मिल सके। ऐसा उसे महसूस नहीं होता। जी। ठीक है। और बढ़िया। मैरिस्मस चाइल्ड बहुत ट्यूबरकुलर पेरेंट हैं, तो अगर तो उनके जो बच्चे अगर हो रहे हैं तो वो मैरिस्मस हो रहे हैं। ऑसिफिट फ्लैट हमें देखने को मिलेगा। बॉयल की क्या मिलेगी? टेंडेंसी, ऑसिफिट फ्लैट मिलेगा। ऑसिफिट हाँ। बॉयल की टेंडेंसी मिलेगी, रिकरेंट बॉयल की हिस्ट्री मिलेगी हमें बचपन में। और मिल्क के लिए इतना वो रहता है कि अगर मिल्क करेंगे तो मतलब क्ले पुट्टी के टाइप का ऐसा स्टूल पास करेंगे वो। हाँ। और दो तीन चीजें हैं बॉस की, हेडेक मतलब कोल्डनेस ऑफ हेडेक होगी मेंसेस बिफोर और मेंसेस ड्यूरिंग में। कोराइजा होगा मेंसेस बिफोर या बिगिनिंग ऑफ मेंसेस पे। हम्म। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और बॉस मैग्नीशियम कार्ब में रिप्रेशन फीलिंग मिलती है, हम्म। जो वो एज अ डिफेंस लेके जाते हैं। एज अ डिफरेंट। जी बॉस, टोटल रिप्रेशन फील। डिप्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डिप्रेशन क्या? बॉस रिप्रेशन मतलब जैसे रिप्रेशन और सप्रेशन, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सप्रेशन क्या है कि कोई भी इमोशन को हम किसी भी इमोशन को हम कॉन्शियसली सप्रेस कर रहे हैं, और रिप्रेशन इज सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। हाँ। कि कोई भी इंसिडेंस हुआ, होता रहा, हम उसको सबकॉन्शियसली दबाते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है बट वो इकट्ठा होता जा रहा है। और सप्रेशन इज की जो भी चीज हो रही है हम कॉन्शियसली, हमें पता है बट हम उसमें कंट्रोल में हैं। तो अगर हम ऐसे भी कंपेयर करते हैं तो सप्रेशन इज मोर डेंजरस देन रिप्रेशन, क्योंकि वो कॉन्शियसली हो रहा है, ऐसे वाला। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और बहुत इसके कुछ पेशेंट्स में ना ये भी पाया जाता है कि ड्रीम्स आते ही नहीं है, तो वो इंडिकेट करता है एक सॉलिड बैरियर बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, कि वो इतना ज्यादा अपनी फीलिंग्स रिप्रेस कर चुका है कि अब उसे कुछ दिखता ही नहीं। राइट। राइट। और और बॉस इसमें क्या रहता है, जैसे इसका जो बेस है, जो इसका मतलब सोरिक कंडीशन, मतलब सोरा जो इसका यही है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लोनलीनेस, और मतलब यही चीज रही है, इसको वो नीड्स नहीं मिली है जो उसको एज अ पेरेंट से मिलनी चाहिए थी। तो जब ये बड़ा होता जाएगा ना, तो फिर ये एज अ डिफेंस किस में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर में आ जाएगा, मतलब किसी पे इससे डिपेंड नहीं रहना है।
तो ये जो भी अचीव करे, मतलब अपनी लाइफ में वो चीजें लेकर आएगा कि हाँ इंडिपेंडेंसी वाली लेकर आएगा। और जैसे ये फ्रेंड्स बनाता है, लोगों की हेल्प करेगा, बट इसके लिए नहीं कि लोग फिर इसके साथ रहें, इसकी हेल्प करें, बहुत सुपरफिशियली रखता है, क्योंकि इसे पता है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर ये फीलिंग रह गई है बचपन से कि इसको वो चीज नहीं मिलेगी लोगों से, तो इसलिए ये वो बना लेता है अपने ऊपर कि मुझे जरूरत ही नहीं है। मतलब ये अपना डिफेंस बना के चलता है फिर। बिल्कुल। बढ़िया। और किसी ने कुछ ऐड करना है? अच्छा पढ़ा है। अच्छा चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ, जितने लोग इसका जवाब दे सकते हो वो देना। तुम्हें ये किन किन मेडिसिन के जैसा लगे? इतनी मेडिसिन, जिसे इतना जो बोला आप लोगों ने, अगर आप देखो, मैं पढ़ के मुझे बताना है, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ा, आई अप्रिशिएट। पर अगर इसको डीडी में रखा जाए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार पॉइंट होगा ना, कि जब पेशेंट आपके पास आए तो आप इसको किन रेमेडीज से कंफ्यूज करोगे। एक चीज, ठीक है। और ये और मजा आएगा जब आप क्लिनिक पे देखोगे और सोचना कि ये किन रेमेडीज के जैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी चीज, मैग्नीशियम में बाकी मैग्नीशियम्स कैसे अलग, ये इसके बाद आएगा। अभी हम जनरल मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हो वो बहुत हद तक, काफी हद तक अच्छा है, और उसमें मैग कार्ब के बारे में अधिक बात होनी थी, तो वो भी काफी हद तक चीजें अच्छी हैं, कोर से लेके जनरल, बहुत बढ़िया। अगर साइकोलॉजिकली देखोगे, जो जितना बोला गया अभी, वो आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे कई रेमेडीज के जैसा दिखेगा। मैं भी उस पर आऊंगा। पहले मैं तुम्हें एक और केस बताता हूँ इसके अलावा, जो मेरे पास आया था, और उसको बताने के लिए मैं रजिस्टर उठा के लाया हूँ। अब मुश्किल ये है कि मैं लिखते वक्त तो बहुत सिलसिलेवार लिखता नहीं हूँ, अब मुझे उसको पढ़ के तुम्हें बोलना है, पर फिर भी बताता हूँ। एक लड़की है जिसको मुझे रिकमेंड किया गया था, लगभग 26-27 साल की थी, और ये कॉलेज में एज अ टीचर पढ़ाती है, और जिसको बोलते हैं टेम्परेरी जॉब होती है, एज अ टीचर वहाँ पर पढ़ाती है। और साथ ही साथ दूरदर्शन में कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें ये काम करती है यहाँ लखनऊ में। ये मेरे पास आई थी, किसने रिकमेंड किया, और ये मेरे पास पिछले साल मई का आया हुआ केस था। फिर ये ठीक हुआ, चला गया, पर मुझे ये केस याद था, क्योंकि बीच बीच में कुछ एक्यूट्स के लिए आती है मेरे पास, आती है कुछ एक्यूट्स के लिए। तो ये मई में आई थी मेरे पास, इसको 3 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, इसके लिए आई। और अब मैं इसकी हिस्ट्री करना शुरू करता हूँ। तो इसका कहना था कि मुझे पीएमएस होता है, मेंसेस के पहले के सारे सिम्टम्स आते हैं, मगर पीरियड्स नहीं होते। एज यूजुअल जब कोई पेशेंट आएगा तो पहला जो माइंडसेट चलता है वो यही चलता है कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ हार्मोन प्रोफाइल कराओ, और फिर मुझे बताओ। पर हमने हिस्ट्री करनी थी, हमने हिस्ट्री करी। हिस्ट्री में मुझे क्या मिलता है कि पहली चीज को मैंने देखा तो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था, अगर आप इस चीज को नोट करोगे तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में हड्डियां बहुत पतली और लंबी होती हैं, ये पतली तो एटलीस्ट होती है, एक एवरेज विड्थ होती है, और एक तीसरा टाइप है जिनकी विड्थ हड्डियों की ज्यादा होती है, जॉ जॉ लाइन वगैरह थोड़ा वेल डेवलप्ड होता है। अगर वो वेट उनका नहीं भी है तो भी वो देखने में थोड़ा ब्रॉड लगता है, देखने में थोड़े चौड़े लगते हैं। इस तरह के लोग, जैसे सनी देओल है, वो हमेशा उसकी हड्डियां चौड़ी ही रहेंगी। जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा है, उनकी हड्डियां थोड़ी चौड़ी है, वो कितना भी वेट लॉस कर लें तो वो कभी भी एकदम लीन थिन नहीं हो सकती। इस तरह का बिल्ड, ये भी एक टाइप ऑफ मेडिसिन में होता है, इस तरह की उसकी बनावट है। और वो अगर बैठती है मेरे पास, किसी ने रिकमेंड किया है, कोई बताना जा करके पूछेंगे तुमसे, तो थोड़ा बहुत वो कॉपरेट करती है, बहुत ज़्यादा नहीं। और करीब 20-25 मिनट की हिस्ट्री के बाद उसने मुझे बताना शुरू किया, क्या बताया कि उसका वेट इंक्रीज हुआ है 3 महीनों में,
मैं फिर डाउट करूँगा कि थायराइड प्रोफाइल कराओ, पीसीओडी तो नहीं है, वो भी चेक कराओ। और स्पेशली जो वेट बढ़ा है वो एब्डोमेन एरिया में बढ़ा है, स्वेलिंग आई है, चेस्ट में स्वेलिंग आई है और टाइटनेस पहले से बढ़ी है। और पहले वो जिम वगैरह करती थी और उसने सारे काम किए हैं, योगा किया है, पर इससे उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। यानी एक्सर्शन ने उसको कोई बहुत रिलीफ नहीं दिया है वर्कआउट में। अभी उसको ब्लोटिंग होती है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं, तो कई बार लगता है कि नौजिया है, पर नौजिया नहीं होता। ये सिम्टम्स उसके बढ़े हैं पिछले 3 महीनों में और पीरियड्स नहीं होता है। इसके लिए वो आती है मेरे पास। यूरिक एसिड उसका 7.3 है, नींद नहीं आती है। मैं जो बोल रहा हूँ ये लिखी हुई स्लाइड्स नहीं है, पर मैं बहुत मोटे में बात खत्म करता हूँ। इसके अलावा लास्ट 6 महीने में मैंने पूछा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या चीज़ें चली हैं, और बहुत सारी हिस्ट्री के अलावा ये भी मैंने पूछा। तो उसका कहना है कि 6 महीने में मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चली हैं। और उसका सीन ये था कि वो लगभग 27 साल की है और पिछले 4-5 सालों से अपने सारे खर्चे वो खुद सह रही है, घर वालों से पैसे नहीं लेती है। और उसका ये स्टेटमेंट था कि एक 22, 23, 24 साल की एज के बाद हम इतने बड़े हो जाते हैं कि अपनी एक्सपेंसेस को खुद निकालें। हर बार आपके माता-पिता आपके पीछे नहीं खड़े रहे। ये बात जब उसने बोली तो मुझे उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई कि हाँ भाई, बहुत अच्छा सोचती हो। फिर मैं यहाँ ये भी पूछता हूँ कि तुम्हारे पास इनकम सोर्सेज नहीं है, मजबूरन कमा रही हो, या ये तुम्हारी चॉइस है? तो उसने बोला नहीं है, पैसा है घर में, बट मैं नहीं लेती। और स्टडीज़ बहुत अच्छी नहीं चल रही है 6 महीने से। और उसका रीज़न उसका ये कहना था कि जहाँ वो टेम्पररी जॉब कर रही है वहाँ के लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क, नाजायज़ काम उसके ऊपर डाल रहे हैं। मीडिया का काम भी तुम देखो, और एक्स्ट्रा वर्क जिसके लिए वो असाइन नहीं है वो भी करवा रहे हैं। इस बात को लेके उसके अंदर एक झुंझलाहट रहती है, गुस्सा रहता है, पर वो इस बात को कहती नहीं है और चुपचाप अपना काम करती रहती है। ये सिचुएशन था। प्रिंसिपल उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए कहती हैं, और इसके अलावा उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है जो कि वो करने की कोशिश करती है, और नेट की प्रिपरेशन कर रही है। जब मैंने उससे पूछा कि पिछले 6 महीने 3-4 महीनों में क्या हुआ है, तो एक तो ये था कि उसका वर्क प्रेशर बढ़ गया, दूसरा ये कि उसकी सिस्टर उसके साथ रह के पढ़ती थी। घर उसका किसी और शहर में है, लखनऊ में वो रहती है। सिस्टर ने किसी कारणवश वापस घर जाना चूज़ किया कि उसका काम चल जाए, और उसके जाने के बाद से भी ये बहुत अपसेट रहती है, अकेले रहती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। शी फील्स वेरी बैड। उसका ये कहना था कि मैं उसके जाने के बाद से उसको बहुत मिस करती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, और मैंने उसके लिए हर चीज़ मैनेज करी थी, पर कोई बात नहीं, चली गई। बट आई डोंट लाइक कि वो चली गई, उसको याद करती हूँ, मिस करती हूँ। और ये सारी चीज़ें थी। ये सब बोलते वक़्त जब वो सिस्टर की बात कर रही थी, उसका यही कहना था कि उसका ऑलमोस्ट फेस चोक्ड था, बट शी वाज़ वेरी गुड इन कंट्रोलिंग हरसेल्फ। एक भी आँसू आँख में तैरने के बाद बाहर नहीं आया। मेरे से बात करने में ये है कि जब आप पेशेंट से बात करते हो तो कई बार जब पेशेंट आपसे बोलता है तो वो वाणी, वो भाषा आपको कई बार चुभती है। कई बार वो बोलता है तो आपको लगता है कि आप उससे कनेक्ट करने की इच्छा करते हो। कई बार वो आपको कनेक्ट करने देता है, कई बार नहीं करने देता है उस पूरी कन्वर्सेशन में। ये फीलिंग्स अगर आप असेस करो तो ये भी आपको बहुत सारे सिम्पटम्स देते हैं। ये उस पूरे पेशेंट का केस था। इसके अलावा उसको एक चीज़ उसने मुझे और बोली थी कि उसको पेट बहुत फूलता है, डाइजेशन उसका ठीक नहीं रहता है, उसका मन कच्ची चीज़ें खाने का ज़्यादा करता है, सैलेड है, या अ, जिसको हम लोग बोलते हैं दाल-मोठ में जो भुनी हुई होती है ये, या फिर जैसे कि वो लाई वगैरह भून के नहीं देते हैं बाज़ार में, दाल वो क्या बनाते हैं नींबू डाल कर के, थोड़ा-सा स्पाइसी सा, उस तरह की चीज़ें खाने का भुनी हुई। ये उसका पूरा केस था। अब मैं पूरी हिस्ट्री निकाल रहा हूँ, मिल्क उसे डाइजेस्ट नहीं होता, ये भी था उस केस में। और पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, जब भी होते हैं, और फिलहाल तो हो नहीं रहा 3 महीने से। ये पूरी हिस्ट्री थी। मैंने पूरा डिटेल निकाला जो मेरी समझ में आया। उस वक़्त मैंने उसका म्यूज़िक के लिए इंटरेस्ट और अपनी बहन को मिस करना और पीरियड्स का ये और ब्लोटिंग और कच्ची चीज़ें खाने का मन करना, ये सारा ले लगा के मैंने उसे, और उसका प्राइमरी इंप्रेशन मेरे ऊपर शेयर नहीं करना चाहती, मगर इक्वली सेंसिटिव है इनसाइड, ये मुझे समझ में आ गया। मैंने उसे कार्सिनोसिन दी। दवा लेने के बाद अल्ट्रासाउंड भी आया, उसमें कुछ नहीं आया था, पीरियड्स नहीं आ रहे थे। उसके 15 दिन के अंदर उसके पीरियड्स आए।
पेन था, थोड़ा 19 था, और मुझे डाउट था कि मुझे खुश कर रही है कि नहीं। अगर कार्सिनोसिन है तो मुझे खुश भी करेगी कि हाँ हाँ पहले से कम। इस तरह से उसके 2 साइकिल्स निकले। एक पीरियड उससे बेहतर हुआ, वापस फिर रिलैप्स हुआ। अगेन आई रिपीटेड कार्सिनोसिन इन 10 उसके बाद फिर एक पीरियड थोड़ा ठीक होने के बाद इस बार उससे पहले रिलैप्स हो गए। इस तरीके से मैंने 3 महीने कंज्यूम कर लिए और थोड़ी इम्प्रूवमेंट के बाद चीज़ें हुई थी। इस केस को जब मैं डील कर रहा था तो फाइनली ये केस इस बात पे निकला कि उसके हर बार पीरियड्स आने से पहले उसने मुझे बोला कि जब भी आता है मुझे जुकाम जरूर होता है। उस टाइम पहले मेरे लिए सिम्टम्स इतने मायने नहीं रखते थे, मगर बाद में जब डिफरेंट मेडिसिन को पढ़ के मुझे समझ में आया कि एक सिमिलर डिस्पोजिशन बहुत सी दवाइयों में मिल सकता है। और जैसे हमने अभी मैगकार्ब की बात करी, मैग्नूर की बात करी, डिप्रेशन, सप्रेशन, तो जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको ये तो पता चल जाता है कि ये रेमेडी डीपेस्ट लेवल पर इस मानसिक अवस्था से निकलती है। ये आपने जान लिया। वो आपको बताएगी कि नहीं बताएगी, कितना बताएगी, और आप कितने कलाकार हो कि आप कितना निकाल लो। तो बिल्कुल एकदम डीपेस्ट लेवल पे आप उसको टच कर लो पेशेंट को, ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार इन्फॉर्मेशन पैचेज़ में मिलती है, उतनी डेप्थ में नहीं मिलती। ये चीज़ें बहुत काम आती हैं प्रिस्क्रिप्शन मेकिंग में। मैंने इतना केस किया, ये कोराइज़ा वाली बात, मिल्क वाली बात मिलाई, उसकी ब्रॉड बोन्स, यूजुअली ब्रॉड बोन्स मेटल्स और मिनरल्स में ज़्यादा मिलती है, यूजुअली, ये कॉमन है। इन 2 चीज़ों को मिला करके somebody who do not like to mix up with people but somebody who is equally disturbed when alone, तो कंपनी डिजायर फॉर अलोन एग्रेवेट, ये रूब्रिक आप यहाँ ले सकते हो। इसको लेकर के मिल्क और मिल्क एग्रेवेट और कोराइजा, चीफ पैथोलॉजी डिस्टेंशन की, इन सारी चीज़ों को लेकर के, और एक ऐसी लड़की जो काम कर रही है, अपने प्रिंसिपल और अपनी अथॉरिटीज़ को नहीं बोल रही है, जो आर्टिस्टिक है, सेंसिटिव है, फाइनली रेमेडी मैग्न्यूर गई और मैग्न्यूर से वो पूरा केस पूरी तरह क्लियर हुआ। मुझे रिपीट नहीं करनी पड़ी। मैंने उस दिन ये सीखा कि फेलियर हुआ। फेलियर से मैंने ये सीखा कि मैग्न्यूर कुछ मायनों में आपको कार्सिनोसिन और नेट्रम्यूर की जैसी लग सकती है, अगर पैथोलॉजी इस तरीके की है कि मेंटली पेशेंट इनर्ट हो गया है और अपनी सारी सेंसिटिविटी को अंदर उसने दबा लिया। क्योंकि मैग्न्यूर सारे मैग्नीशियम्स में रिलेटिवली मोर सेंसिटिव एंड मोर रिस्पॉन्सिबल है। अभी इसी में म्यूर की जगह मैं कार्ब लगा दूं तो यही लड़की बहुत झंझनाती रहती है, अपनी बहन को साथ रखने में उस पर भी बेदखती रहती है। फीलिंग वाली या लोन वाली होती है, मगर चीजें बदल जाती है, तो सेम फीलिंग डिफरेंट कंपोजिशन में आ जाती है। फिजिकल्स इस मामले में कई बार बहुत यूजफुल होते हैं। मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए आपको ये केस सुनाया। केस मेरे पास मैग्नीशियम के और भी है, पर मैग कार्ब का मेरा अनुभव भी 2 बार ऐसा रहा है कि बिल्कुल अपोज है। जो मैग्नीशियम का ये ऑर्फन फीलिंग है ना, ये मैग्न्यूर में तो आएगा, पर मैगकार्ब में अव्वल तो मैगकार्ब इतनी वेल प्रूव रेमेडी नहीं रही है डॉक्टर केंट के टाइम तक, मगर स्टिल जितने सिम्टम्स उसके हैं उसमें इरिटेबिलिटी आप मैग्न्यूर की तुलना में बढ़ा दीजिए, अच्छी वाली बढ़ा दीजिए, और इतनी बढ़ जाती है कि ग्रीनिश डिस्चार्जेस, लिवर, इंटेस्टाइन के अफेक्शंस और इरिटेबिलिटी मिल करके इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कैमोमिला के समकक्ष ले जाते हैं, कैलकेरिया फॉस के समकक्ष ले जाते हैं। कैलकेरिया फॉस एक ऐसी रेमेडी है जिसका ऑक्सीपुट फ्लैट होता है, जस्ट लाइक हो सकता है, जस्ट लाइक से अपना मैगकार्ब। एनीवेज, मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ, मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा, और कुछ चीजें मुझे बोलनी थी कि पढ़ने से प्रिस्क्रिप्शन तक आपको हर बार साइकी नहीं ले जाएगी। हाँ, साइकी आपको पता पूरी होनी चाहिए, मगर इंफॉर्मेशन ऐसे आती है कि डॉट्स मिलाइए, बिंदु मिलाइए और कलाकृति बनाइए। चलो, मैं मैग्नीशियम कंटिन्यू करता हूँ। जनरल मैग्नीशियम्स को लेके कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँगा, और फर्दर इसमें और चीज़ें पे हम लोग बात करते हैं। मैग्नीशियम्स में पहले जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई भी रेमेडी आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका बेसिक यूजेज बॉडी में क्या है, और अगर वो हमारी बॉडी में क्रूड फॉर्म में कोई इफेक्ट पैदा करती है तो वो क्या है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। कार्बोवेज काहे से बनता है? बॉस वेजिटेबल ऐश। वेजिटेबल चारकोल।
वेजिटेबल चारकोल। और एक हम लोग के यहाँ एक सिरप है, गैस में दिया जाता है, डाइजीन। बहुत ज्यादा, लगभग हर दूसरा आदमी डाइजीन पीता है। आप डाइजीन पढ़ोगे ना, तो डाइजीन वेजिटेबल चारकोल है, और काहे के लिए दी जाती है? फूड फॉर्म में भी उसका इफेक्ट, प्राइमरी एक्शन जो है और सेकेंडरी एक्शन अधिकतर लोगों में पैदा करता है। कार्बोवेज जिसको देखो गैस में देता है, गलत तरीके से ही सही। और वेजिटेबल चारकोल कार्बोवेज जो है वो इस सिरप में दिया गया है, जो लोग गैस के लिए लेते हैं, एसिडिटी के लिए लेते हैं। अब अगर आपको मैग्नीशियम पढ़ना हो, मैं पहले भी बहुत से सब्सटेंसेस के लिए बात कर चुका हूँ कि उसका बॉडी में जनरल इफेक्ट क्या है, पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या है। अब आपको मैग्नीशियम अगर मैं दिखाऊं, तो इन क्रूड डोजेज मैग्नीशियम इज यूज चीपली फॉर, एक तो है ये पेरिस्टल्सिस को मेंटेन करता है, और इसकी वजह से ब्लोटिंग नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ये इसका प्राइम जो 3 यूजेज है उसमें से एक है। ये पेरिस्टल्सिस को प्रोवोक करता है अगर इसको क्रूड फॉर्म में दिया जाए। ये आपको सेकेंड ए में है शायद, ये पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ए में आता है, जस्ट एडजेसेंट टू सोडियम पोटेशियम, दूसरे लो में आता है सेकेंड ए। हेल्प्स इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड मसल फंक्शन। ये प्रेगनेंसी के कन्वर्जेंस जो होते हैं उसमें इसका यूजेज बहुत है एलोपैथी में। और तीसरा पार्ट है कि अगर इसकी डेफिसिट थोड़ी भी बॉडी में होती है तो फटीग सबसे प्राइमरी सिम्टम, अगर इसको देते हैं तो एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करता है। तो टायर्डनेस एंड फटीग इसकी डेफिसिट से होता है। पेरिस्टल्सिस इसका एक प्राइमरी फंक्शन है जो कि देने पे मेंटेन होता है। अब आप मैग्नीशियम के सारी पैथोलॉजीज पढ़ेंगे तो फिजिकल क्या है मैं वो भी बताऊंगा, मेंटल भी। ये उसके बाहर नहीं है मैग्नीशियम, जो ये 3 लाइनें लिखी। अब मैं जनरल मैग्नीशियम्स की बात कर रहा हूँ, 7-8 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कोई भी मैग्नीशियम इससे बाहर नहीं है। ये जरूर है कि उसका मैनिफेस्टेशन जिन 2-3 चीजों के कंपोजिशन में आता है उनका थोड़ा थोड़ा फॉर्म बदलेगा, मगर इस 8 पॉइंटर्स के बाहर मैग्नीशियम कभी नहीं जाए। पहला क्या है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, जैसा कि हमने क्रूड फॉर्म में पढ़ा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में क्या, मैग्नीशियम के सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हर हाल में लिवर को जरूर कवर करें, किसी भी हालत में। मतलब जैसे लाइकोपोडियम, चाइना सिएनोथस, ये लिवर रेमेडीज है। चेरिडोनियम एक लिवर रेमेडी है। मैग्नीशियम बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे लैकेसिस एक लिवर रेमेडी है, ठीक वैसे ही मैग्नीशियम उतनी ही स्ट्रांगली एक लिवर है। और लिवर में भी इसका जो एक्शन है, मेरा एक ग्रुप पे एक पुराना वीडियो है कोविड के टाइम का मैग्नीशियम का। उस समय मैंने इस तरह से कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया था, मगर हाँ रिपर्टरी रूब्रिक को लेके मेरे पास जानकारी अच्छी थी, जितनी भी थी, मतलब अच्छी नहीं थी, वो मैंने शेयर करी है उसमें। आप देख सकते हो, उसमें रूब्रिक सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको मैग्नीशियम बताऊंगा, उस तरीके से नहीं है ये। तो लिवर में इसके जितने भी एक्शन है वो मोस्टली सर्कुलेशन से रिलेटेड है, जिसके चलते साथ में प्रोग्रेसिव डलनेस पूरे सिस्टम में आती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जितने भी लिवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, अगर आप देखोगे, या लिवर सिरोसिस या लिवर की कोई भी पैथोलॉजी, उनमें हमेशा पैरेलल एक्सेसिव डलनेस आता है। वेनस रिटर्न, पूरा सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अलर्टनेस, ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं जरूर अफेक्ट होता है। कोई भी लिवर का पेशेंट आपको मिलेगा वो इससे कभी बाहर नहीं जाए। मैग्नीशियम इस तरह के सिस्टमिक चेंजेस पैदा करता है। दूसरा है न्यूरल्जिक पेन। न्यूरल्जिक पेन क्या होता है? थ्रेड लाइक पेन। थ्रेड लाइक पेन। थ्रेड लाइक पेन, पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब स्टैफ पढ़ाई थी तो आपको एक नर्व का नाम लिया था, बिलो वेस्ट, किसी को याद है? नहीं याद है। क्रूरल नर्व का नाम लिया था उस टाइम पे।
और जैसे आप स्पाइजीलिया पढ़ते हो उसमें मिलेगा। अगर मैं मैग्नीशियम्स में न्यूरल्जिक पेन सबसे स्ट्रॉन्ग जिस मैग्नीशियम में पाया जाता है बताऊं तो वो मैगफॉस है। किसी को याद है मैगफॉस के पेन कैसे होते हैं? हियरिंग, बॉस पर्टिकुलर। हाँ बेटा बोलो। बॉस डबल बेंडिंग पेन होता है और मेन उसका मोडालिटीज होती है कि उसको गर्म से और प्रेशर से आराम मिले। परफेक्ट, परफेक्ट। और वो कॉलिक है, जो जिससे आपने बोला वो कॉलिक है ना, डबल बेंडिंग के लिए मैगफॉस। नर्व के कोर्स के अलोंग पेन और साथ में स्पाज्म मैगफॉस की पहचान। सारे कन्वर्जेंस में आपको मिलेगा, सब में मिलेगा। अगेन मैग्नीशियम का एक मैनिफेस्टेशन जो हमने बात करी। न्यूरल्जिक पेन आपको स्पाइजीलिया में मिलेगा, जेल्सिनियम में मिलेगा। ऐसी बहुत सी रेमेडीज हैं जो न्यूरल्जिक पेन पैदा करती हैं। तो अगर मैं न्यूरल्जिक पेन रूब्रिक खोलूं, उसमें कौन कौन से मैग्नीशियम्स मौजूद हैं ये आपको मिल जाएगा। ये रिपर्टरी से कॉपी पेस्ट है और इसमें मैगफॉस नंबर +3 में है, बाकी +1 में। मैगकार्ब, मैग्म्यूर, मैगफॉस, मैक्सल, इसमें मैगफॉस सबसे ज्यादा ग्रेड। इसके बाद अगर मैं चलूं इससे आगे, मीट डिजायर, कहने को कोई ऐसा बड़ा रूब्रिक नहीं है मगर अगर मिले तो जरूर लिया जाता है। मगर मीट डिजायर आप कब लोगे? मतलब जो शौकीन है नॉनवेज खाने वाले वो कहेंगे मुझे बहुत पसंद है, तो इतने को आप कब कंसिडर करोगे कि इसको लेना चाहिए? जो खाते हैं वो तो बता ही सकते हैं, क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ, मुझे पता है। ये ये एक ऐसी चीज है जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक जल्दी में मैंने शायद केस बताया, वो एक लड़की में प्रिस्क्रिप्शन किया था जूनियर में, और उसमें फिश एवर्जन लिया। और फिश एवर्जन इसलिए लिया था जबकि मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फिश बहुत ज़्यादा मिलती हो, मगर फिश एवर्जन में लिया था। ऐसा नहीं मिलती नहीं है, पर कम मिलती है। हम जितना समुद्र किनारे, नदी किनारे जाएं वहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। लखनऊ में कोई इतना अधिक नहीं है, मगर फिर भी लिया क्योंकि वो लड़की बंगाली थी और अपने घर में अकेली थी जो नहीं था। मीट डिजायर, अगर किसी की फैमिली में सब खाते हैं तो नहीं खाने वाला भी थोड़ा खाने लगे, दैट डज नॉट काउंट। कोई 7 में से 5 दिन खाए, जैसे मंगलवार और इन दिनों को कंसिडर कर ले, अदरवाइज खाए। तो ये है मीट डिजायर। हफ्ते में 2 या 3 दिन खाने वाले इस कैटेगरी में नहीं आते, और ये किसी रिपोर्टरी या मटीरियल में आपको नहीं मिलेगा। आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ क्या फ्रीक्वेंसी यूजली पाई जाती है, क्या कम है क्या ज़्यादा, ये आपको जानना पड़ेगा। और ये है मीट डिजायर में मौजूद मैग्नीशियम्स। वो मैग्नीशियम जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जिनकी मटीरियल भी नहीं मिलेगी। जैसे नेट्रम पैरिनेशियस फूड में था, वैसे ही आप ये देख सकते हैं मैग्नीशियम्स लगभग लगभग सारे हैं मीट डिजायर। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, अगर किसी में मिलता है तो आप सोच सकते हो, कन्विंसिंग इंडिकेशन है। ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेशन है, पर ये ऐसे हैं जो दिमाग में सबसे पहले फ्लैश करने से। चले आगे। मिल्क एग्रावेट। मिल्क एग्रावेट का मतलब सिर्फ डायरिया नहीं है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, डिस्टेंशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, एनीथिंग, एनी सिम्टम इंक्रीजेस आफ्टर मिल्क, ले लीजिए। मिल्क, चूंकि ये उनका लिवर फंक्शन अच्छा नहीं है, फैट को डाइजेस्ट करने में ये वैसे भी वीक होते हैं। उस फैट में भी सबसे ज्यादा जो चीज इनको प्रॉब्लम करती है वो है मिल्क। और नतीजा क्या होता है, जो स्टूल होता है वो क्ले लाइक होता है। क्ले लाइक इसलिए होता है, मतलब ग्रीसी। ग्रीसी इसलिए क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं होता, क्ले लाइक स्टूल होता है। और जो ग्रीन कलर इसका में वो बेसिकली बाइल प्रोसेस नहीं होता, इसलिए ग्रीनिश स्टूल मैगकार्प का स्पेसिफिक है, मैग्नीशियम मैगफॉस में इतना नहीं है। वो इसीलिए मिलता है, और वही डिफरेंशियल कैमोमिला के साथ खड़ा होता है ग्रीनिश स्टूल।
ग्रीनिश डायरिया एंड डेंटिशन में भी मैक कार्ब आता है, तो इसलिए कैमोमिला के समकक्ष है। इरिटेबिलिटी भी मैक कार्ब जैसी। मिल्क एग्रावेट में कितने मैग्नीशियम है देख लो। मैककार, मैकफ्लोर तो मैंने कभी देखी नहीं। मैकब्यूर, मैकपॉस, मैक्सल, मैक्सिलिकाटा, बोरिक में मिल जाएगी पढ़ने को मैक्सिलिकाटा। ये हो गए 4। सावर डिस्चार्जेस, सावर डिस्चार्जेस पूछो पेशेंट से, कोई नहीं बताएगा। कोई उल्टी को सुनता नहीं है ना पॉटी को। मैंने डिस्चार्जेस की ऑर्डर इंडियन कल्चर में आप पूछिए, बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत ही कम। बच्चे का बताए, अडल्ट्स कभी नहीं बताए, बहुत रेयर, बहुत ही रेयर। या फिर तब बताएंगे जब दूसरा जो मेंबर है उसके लिए एक द्वेष भावना हो, तो सुनाना हो, तो बता देंगे अरे ये आते हैं तो ऐसी स्मेल, तो भले ही बोलते हैं, अदरवाइज। पर अगर आप पेशेंट के पास जाते हैं और आपको स्मेल आती है बेड साइड, या पेशेंट आपके पास अंदर आता है आपको आती है, तब ये कंसिडर कीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैं पर्सपिरेशन ऑफेंसिव ही एक ले लीजिए। तो आप कभी, पहली बार तो पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि उसके पास से कोई ऑर्डर आती, भले ही कितनी ही आती। ये नॉर्मल सी बात है। अपने आप को अपना चरित्र नॉर्मल लगता है और अपना शरीर भी, उसको हम जीरो से नहीं देखते हैं। तो डिस्चार्जेस का भी यही, नोबडी कंसिडर्स लाइक दिस। आपको समझना है या फिर कोई क्रिटिकल अटेंडेंट हो वो बताएगा। इसमें 3 मैग्नीशियम्स हैं सावर डिस्चार्जेस में, कार, म्यूट, सल। अब स्पेसिफिक डिस्चार्जेस में और भी हैं, जैसे कि आपको पर्सपिरेशन सावर मिलेगा, और स्टूल, यूरिन, वॉमिट, इनमें मिलेगा सावरनेस। मुंह की स्मेल में मिल सकता है सावरनेस, और मेंसेस भी सावर। ये हो गया हमारा 5। अब आते हैं छठे पे। अब आते हैं उस बात पे जिससे शुरुआत हुई थी, फीलिंग ऑफ फॉरसेकन या अबैंडेंड। अबैंडेंड तो पल्स क्यों नहीं, मैग्नीशियम क्यों? ये जो अबैंडेंड फीलिंग है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सारे मैग्नीशियम जस्टिफाई हो जाते हैं, कार्ब और म्यूर और भी ज्यादा, और म्यूर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा म्यूर, कार्ब उससे कम। डिफरेंस ये है कि जब म्यूर आप पढ़ोगे, इसमें और चीज है ना, फीलिंग लाइक ऑर्फन, ऑर्फन चिल्ड्रन। तो फीलिंग लाइक ऑर्फन, ऑर्फन चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्फन चिल्ड्रन में ये फीलिंग आए। जो सो कॉल्ड फैमिली के साथ रहते हैं उनमें ये फीलिंग आए। आप जितनी भी फॉरसेकन रेमेडीज पढ़ते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक जो अत्यधिक सपोर्ट मांगते हैं, और एक जो अत्यधिक सम्मान के साथ साथ मांगते, सिर्फ साथ नहीं मांगते, अत्यधिक सम्मान, ये कह लीजिए कि अपनी शर्तों पे साथ मांगते, और जैसे ही वो शर्त पूरी नहीं होती, तो साथ से पहले शर्त दिखती, तो तुरंत वो उसको अपना मानना बंद कर देते। तो एक सेल्फ स्टीम ओरिएंटेड कंपनी मांगते हैं, और एक केवल कंपनी मांगते हैं। तो जो दूसरा सेक्शन है ना, ये कभी भी खुश नहीं रहता, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी सारी इच्छाओं को तृप्त करे, कभी नहीं हो सकता। अब चूंकि मैग्नीशियम्स इस चीज के साथ अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है, तो ये सारी कहानियां शुरू होती है ऑर्फन लाइफ के लिए। जितना स्ट्रांगली आप साथ चाहते हैं, उतना ही ज्यादा आपको डिजर्टेड फील होगा। और मैग्नीशियम में इतना अधिक है कि दे लिटरली फील एज इफ दे आर ऑर्फन। अब इससे ज्यादा जब हम लोग आगे चलेंगे, अब इसी फीलिंग के साथ मैक कार्ब रिलेटिवली डल एंड रिलेटिवली लेस रिस्पॉन्सिबल होता है। रिलेटिवली मैग्म्यूर रिलेटिवली मोर अपने आप को झोंकता है, ड्यूटी ओरिएंटेड, एंड रिलेटिवली मोर रिस्पॉन्सिबल होता है, पर दोनों में फीलिंग सेम है। मैगफॉस रिलेटिवली मोर डिसकंटेंटेड, और कहाँ जाऊं, कैसे मुझे आराम मिले, क्योंकि फॉस लगाओ। फॉस का मतलब है ट्यूबरकुलर। ट्यूबरकुलर मीन्स बोर्डम। बोर्डम मतलब किसी भी एक चीज से बहुत देर तक लग के नहीं रह सकते, कहीं और ढूंढेंगे संतुष्टि, कहीं और ढूंढेंगे धीरे धीरे।
कभी यहाँ कभी वहां, कभी इसमें कभी उसमें। रेड इजीली बोर होना एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है जो ट्यूबरकुलर डायथिसिस को शो करती है। अब इसमें जो मैग्नीशियम जिस तरह डेवलप करता है इस ऑर्फन फीलिंग के साथ, वो ये कि दे अवॉइड कंटेक्ट, एवर्जन टू कंटेक्ट। ये बात अभी आप लोग बोल चुके हैं। अवॉइड्स कम्युनिकेशन, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक टचीनेस होती है, टचीनेस या अनविलिंग टू शेयर। ये जो टचीनेस है ये मैगकार में ज्यादा, मैगफॉस में ज्यादा, और मैग्म्यूर में ज्यादा प्रोनाउंस अनविलिंग टू शेयर। टचीनेस का मतलब तुम जाके पूछ लो तो बिदर जाने। तो मैगकार टची है इसलिए कैमोमिला के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है, डीडी में आता है, सिमिलर में। अनविलिंग टू शेयर में आता है मैग्म्यूर, तो वो मोर टूवर्ड्स कार्सिनोसिन नेटम्यूर ज्यादा के पास चलता है। क्योंकि म्यूर है, म्यूर में ऑयली स्किन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो अगेन वो नेटम्यूर से कंफ्यूज करता है। ये 7वां पॉइंट, 8वां नहीं, ये आपका मुझे लगता है ये बेसिक जो मुझे आपको देना था मैग, वो मैंने दे दिया है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। उसका रीजन था कि मैं पूरे हफ्ते ऐसा फंसा रहा कि मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया। ये भी मेरा आज का ही शाम का 2 घंटे में बनाया गया आप लोग के लिए। आ, अब ये बताओ, मैग्नीशियम के फर्दर सॉल्ट्स अलग अलग पढ़ना चाहोगे या कोई और है? तो सॉल्ट ही सारे कंप्लीट करा दीजिएगा। सॉल्ट, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगली बार जब करेंगे तो मैं कार्ब, म्यूट, फॉस, सेल, इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूंगा और अच्छे से। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अभी आपकी ड्यूटी है कि आप इसको कितना पढ़ते हो। इतने में कोई सवाल हो तो बताओ। मैग्नीशियम स्टेफिस कैसे अलग करेंगे? मैग्नीशियम को स्टेफिस एग्रियस से कैसे अलग करें, यही पूछा ना बेटा? यही पूछा ना आपने? देखो, मैग्म्यूर और स्टेफिस एग्रिया, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, मतलब तुम्हें किन पॉइंट्स पे तुम्हें लगता है कि ये निकट है, एक जैसे है? बस मैग्नीशियम में भी ऐसा है ना कि वो अपनी बातें नहीं है, शो नहीं करता, ऐसा भी होता है, आता रहता है। तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस? मैग्म्यूर विलिंगली अपनी बातों को शेयर नहीं करना चाहता, मतलब उसको कंटैक्ट नहीं अच्छा लगता है। बीइंग अ टिपिकल म्यूर, वो नहीं चाहता कि इन चीजों को हम किसी से कम्युनिकेट करें, शेयर करें। अब इसके पीछे उसकी मॉडेस्टी है, म्यूर की मॉडेस्टी है, म्यूर का एम्बेरसमेंट है। और जब बात आती है स्टैफ की, तो स्टैफ वांट्स टू कनेक्ट, स्टैफ लव्स टू कनेक्ट और शेयर, बट दे आर अनेबल टू। जैसे कि मान लो एक घर में 2 बच्चे बैठे हैं, और 2 या 3 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक स्टैफ, और प्लेट में माँ ने लाके सबको मिठाइयाँ दी, 2-2 पीस आम के दिए, चलो ठीक है। उसमें एक स्टैफ है, और एक ऐसा है जो फॉस्फोरस है, या उसने माँ के सामने लोकना शुरू किया, मम्मी मुझे आम दे दो, मुझे और चाहिए, 2 खा लिए, मुझे और चाहिए, और चाहिए। मम्मी ने कहा सारे खत्म हो गए। ऐसा करो, तुम बड़े हो बेटा, जरा इसको दे दो। अगर वो स्टैफ है तो उसकी फीलिंग क्या होगी? उसकी फीलिंग ये होगी कि मेरे, उसको ये चीज चुभेगी बहुत कि मेरे से ले, मगर ये कह देना कि मैं नहीं दूंगा, ये यहां तक होगा कि मैं कह दूं दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, सब में बराबर दो, बड़ा हूं तो क्या हुआ। मगर ये चीज यहाँ ऐसे होगा जैसे सोडा वाटर की जो बॉटल होती है ना, यहाँ तक भरा हुआ और ढक्कन खुलेगा, भरा रहेगा, चेहरे पे एक स्माइल हो, एंड ही वांट्स टू से नो बट ही कैन नॉट से, नो कैन नॉट से।
मैग्म्यूर मैग्म्यूर इनमें से नहीं होगा। मैग्म्यूर विल बी लाइक इस बवाल में पड़ो ही मत, मुझे बुरा लगा, माँ तो उसी का साइड, अलोन, मेरा कोई नहीं है, ये सब बस दिखावे का है, काम होता है तो मुझे बुला लेते हैं। ये सब सोच लेगा, एंगर सप्रेस्ड होगा, मॉडिफाई भी कर लेंगे, मगर ही वोंट से, ही इज विलिंगली नॉट सेइंग, क्योंकि उसको पता है कहने का कोई फायदा नहीं है, दुनिया ऐसी ही है। स्टैफ वांट्स टू से बट ही कैन नॉट से। पावरलेसनेस की फीलिंग, इम्पोटेंसी की फीलिंग, एक मिनिमम फाइट बैक करने की जो क्षमता है वो स्टैफ में नहीं है। इसीलिए स्टैफ स्ट्रांगली इम्पोटेंसी में प्रिस्क्राइब होती है, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले स्टैफ नहीं होते, और अगर होंगे हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोगों में स्टैफिस एग्रिया कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मार देंगे पलट के। वो सिर्फ जो सो कॉल्ड अनकंट्रोल्ड स्टैफ पढ़ते हो ना आप, एंगर, वायलेंट, स्ट्राइकिंग, थ्रोइंग, वो वाले। तो मैग्नीफिक स्टैफ में ये फर्क है। स्टैफ को स्वीट पीपल कहते हैं, एक्चुअली स्वीट होता नहीं है, ही कैन नॉट बी बेटर, he cannot be bitter, almost paralyzed like feeling। ये डिफरेंस है स्टैफ में और मैक में। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलते हैं फिर। गुड नाइट। नमस्ते बॉस।